का यहाँ तैयार किया जाता है। मैं करूंगा आपको रिपोर्ट, क्योंकि आपसे अब दिल्ली दूर नहीं। नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि मोबाइल ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। मोबाइल हम सब की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। भले ही हमारी जिंदगी सांसों से चलती हो, लेकिन मोबाइल के बिना भी इसकी कल्पना करना बेईमानी है। मगर जिंदगी के लिए वरदान ये छोटा सा यंत्र इसके बेजा इस्तेमाल से अभिशाप साबित हो सकता है। आज हर कोई अपने मोबाइल फोन में अपने और अपने परिवार की यादें वीडियो और फोटो के रूप में मोबाइल में कैद कर रहा है। लेकिन देवास के सोनगांव में एक दंपति को अपने मोबाइल में एक वीडियो कैद करना जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई है। रुसवाई से परेशान दंपति ने मौत को गले लगाना मुनासिब समझा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सोशल मीडिया वरदान है या अभिशाप? क्या विकृत मानसिकता से बढ़ रहा है साइबर क्राइम? क्या साइबर क्राइम रोकने में नाकाम है मौजूदा कानून? जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर चर्चा। लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। देवास के नियमबाग में प्राइवेट वीडियो वायरल होने पर एक दंपति ने की आत्महत्या। 5 के खिलाफ केस दर्ज। बड़ा सवाल, क्या सोशल साइट के दुरुपयोग पर बौना है साइबर कानून? जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। निवेश जुटाने रायपुर समिट में 2015 का आगाज। दुनिया भर के उद्योगपति हुए शामिल। सीएम रमन ने कहा, लोहे के कारोबार में सबसे मुफीद है हमारा छत्तीसगढ़। गृह मंत्री बाबूलाल गौर की फिर फिसली जुबान। संगठन महामंत्री अरविंद मेमन को बताया 8वां अजूबा। इमरजेंसी के दौरान हुए अदालती फैसलों पर भी उठाए सवाल। उच्च शिक्षा विभाग की रिपोर्ट से खड़े हुए मध्य प्रदेश से शिक्षा के स्तर पर सवाल। राज्य के 390 कॉलेजों में से सिर्फ 17 ही ए ग्रेड में है शामिल। रायपुर में आंधी बारिश से भरभराकर ढह गया निर्माणाधीन स्वागत द्वार। 1.5 करोड़ की लागत से बन रहा था कमल विहार गेट। रायपुर चिड़ियाघर में हिरणों की हुई मौत के मामले में जांच शुरू। सिर में संक्रमण होने की आशंका। बरेली से आई डॉक्टरों की टीम ने लिए घास के नमूने। दंतेवाड़ा में एसडीएम पर लफंगों ने किया जानलेवा हमला। शराब के नशे में 4 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। सुकमा में 4 स्कूली बच्चों की तालाब में डूबने से मौत। नहाने के लिए गए थे मासूम। चारों के शव बरामद। ग्वालियर के मैस्काट अस्पताल का लाइसेंस रद्द। फर्जी डॉक्टर के इलाज के बाद युवती की हुई थी मौत। और बस्तर संभाग में आज दिन भर बसों के पहिए रहे जाम। गलत परमिट देने के विरोध में 400 बस मालिकों ने रखी हड़ताल। दिन भर मुसाफिर होते रहे परेशान। This program is sponsored by CXCT, co-sponsored by ISEC University and LNCT Group. तो दुनिया में इंटरनेट के इस्तेमाल में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी के साथ साइबर अपराध भी साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत में भी इंटरनेट क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। देश का कोई शहर अब ऐसा नहीं बचा जो इसकी गिरफ्त में न हो। अमेरिकी कंपनी सीमेंटैक की एक रिपोर्ट के मुताबिक साइबर अपराध के मामले में भारत जहां विश्व में 5वें पायदान पर है, देश में 3/4 इंटरनेट उपभोक्ता किसी न किसी तरह साइबर क्राइम का शिकार होते हैं और इस लिहाज से इसे सबसे बुरी तरह प्रभावित देश माना जा सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों में भी बताते हैं कि सबसे अधिक साइबर अपराध पोर्नोग्राफी से संबंधित है।
तो मध्य प्रदेश के देवास जिले का छोटा सा गांव सोनगांव, यहां साइबर क्राइम की वजह से एक खुशहाल परिवार बर्बाद हो गया। एक दंपति को अपनी एक छोटी सी भूल जानलेवा साबित हुई। पेश है एक खास रिपोर्ट। देवास के कन्नौज के सोन गांव में एक परिवार को बदनामी के डर ने बर्बाद कर दिया और इसकी वजह बना मोबाइल और उसमें फीड वीडियो। सोन गांव में रहने वाले एक दंपत्ति का एक प्राइवेट वीडियो उनके मोबाइल में था। दंपत्ति का करीब 1 साल पहले फोन चोरी हो गया था, जो कुछ दिन बाद मिल भी गया। सिम भी मिली, लेकिन फोन मेमोरी से सारा डाटा डिलीट था। दरअसल आरोपियों ने फोन से सारा डाटा कॉपी कर लिया और वीडियो को वायरल कर दिया। इसकी शिकायत मृतक के पिता ने थाने में दर्ज कराई और 5 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज की। पुलिस जब तक जांच करके आरोपियों को पकड़ती, तब तक 2 मासूम बच्चों के माता पिता दंपति ने शर्म और डर की वजह से जान दे दी। एंड्रॉइड मोबाइल में कुछ इनके पर्सनल सीन का वीडियो था। वो वीडियो तो उन्होंने अपने स्तर पे रिकवर कर लिया था उसी टाइम पर, और उस टाइम पे जिस आदमी ने इनको दिया था, ये बोल के दिया था कि हमने इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकाला, वो सब जो सामान था, मेमोरी कार्ड वगैरह, वो सब डिलीट कर दिया। उसके बाद इन्होंने उनसे मोबाइल लिया था, कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं की इनने स्तर पे इसको कर रख लिया। पर अभी जून में इनको 8-10 जून को ये पता चला कि उसमें जो मोबाइल में जो वीडियो थे वो वायरल हो गए हैं और पब्लिक के बीच में चल रहे हैं। सोनगांव में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल ने एक खुशहाल परिवार को बर्बाद कर दिया। लेकिन साइबर क्राइम का ये कोई पहला मामला नहीं है। देश की बात ना भी करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम के कई मामले सामने आ चुके हैं। दरअसल व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्क साइटों ने युवाओं के लाइफस्टाइल और तौर तरीकों पर गहरा असर डाला है। एक और जहां इन माध्यमों ने एक दूसरे से संपर्क में रहना, जानकारियां बांटना और आसान बना दिया है, वहीं सोशल नेटवर्किंग साइट्स अपने साथ साइबर बुलिंग जैसी समस्याएं भी लाई हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है साइबर क्राइम। अगर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए कोई आपत्तिजनक संदेश भेजना या प्रकाशित करते हैं तो ये दंडनीय अपराध है। 3 साल की सजा का प्रावधान या 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना दोनों हो सकता है। इस अपराध में जमानत मिल सकती है। देश में साइबर अपराधों से निपटने के लिए आईटी एक्ट 2000 है। इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए इसमें 2008 में संशोधन किया गया है। हालांकि पिछले कुछ सालों में काफी बदलाव देखने को मिला है। आजकल मोबाइल जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। इसके बावजूद भी इसके इस्तेमाल को लेकर मौजूद आईटी एक्ट में इससे जुड़ा कोई प्रावधान नहीं है। तकनीक के बदलते दौर में भारत ने भी इस दिशा में काफी कदम उठाए हैं, लेकिन वे उतने बेहतर नहीं हैं। कहने का मतलब सख्त नहीं है। साइबर कानून में बुनियादी खामियां हैं। साइबर क्राइम में जमानत दिए जाने का प्रावधान है। इससे उल्लंघन करने वालों में किसी तरह का डर नहीं बैठता। लोग ये समझते हैं कि नियमों को तोड़ने के बाद उन्हें जमानत तो मिल ही जाएगी। जहां तक साइबर मामले में सजा पाने का सवाल है, तो इसके तहत 1995 से लेकर अभी तक केवल 7 लोगों को ही सजा हुई है। जानकार भी मानते हैं कि कानून को कड़ा करने के साथ ही लोगों को जागरूक करने की भी दरकार है। आप लोग जब भी वीडियो बनाते हैं अपने परिवार का या निजी कोई भी बनाते हैं, तो उसको आपको पहले एक मोबाइल पे तो अपलोड करना नहीं चाहिए, क्योंकि मोबाइल कहीं भी मिस हो सकता है, किसी के भी हाथ में जा सकता है। इसलिए इस तरह की घटना जो है वो उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसका ध्यान में रखते हुए जो भी पब्लिक है, जो भी इस तरह के वीडियो बनाती, पहली बात तो बनाना नहीं चाहिए, और अगर बनाया है तो आप उसको गोपनीय रखिए, ये उसे डिलीट कर दीजिए। बढ़ते साइबर अपराधों पर सूबे के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने भी चिंता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने सोनगांव घटना पर दुख जताते हुए आरोपियों को कड़ी सजा की बात कही है। ये साइबर जो क्राइम है उसमें लोगों को बहुत अलर्ट रहना चाहिए। साइबर क्राइम के अंदर कोई भी बात एक्सपोज हो जाती है और उसके कारण आत्मग्लानि होती है, और इसलिए इसको कंट्रोल तो किया जाना चाहिए, लेकिन आम जनता को इससे सतर्क रहना चाहिए। मौजूदा दौर में मोबाइल जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है।
स्मार्टफोन ने जहां समाज को स्मार्ट बनाया, तो वहीं समाज में ही मौजूद घिनौनी जहनियत के लोगों ने तकनीक का बेजा इस्तेमाल कर साइबर क्राइम का ग्राफ बढ़ाया है। सोनगांव का मामला दर्दनाक है, समाज पर सवाल भी उठाता है, लेकिन एक दस्तक भी है, सबक लेना होगा, सावधान होना होगा, जिससे सोशल मीडिया वरदान बने, न कि अभिशाप साबित हो। देवास से अरविंद चोक से, इंदौर से आकाश धोलपुरे के साथ भोपाल से राशिद अहमद खान। देश प्रदेश में बढ़े साइबर अपराध, सोशल मीडिया का हो बेजा इस्तेमाल, अपराध को रोकने में नाकाफी हो साबित हो मौजूदा कानून, तो सवाल उठते। सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप? क्या विकृत मानसिकता से बढ़ रहा है साइबर क्राइम? क्या साइबर क्राइम रोकने में नाकाम है मौजूदा कानून? तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम ब्रांच के एएसपी शैलेंद्र चौहान साहब। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। साइबर लॉ एक्सपर्ट एसडी चतुर्वेदी जी, चतुर्वेदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाजशास्त्री हैं हमारे साथ डॉक्टर DR तिवारी जी, तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी, अग्निहोत्री जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल हमारा चौहान साहब आपसे है, क्या वर्तमान जो कानून है वो साइबर क्राइम रोकने के लिए काफी है क्या? देखिए, जहाँ तक कानून की बात होती, सारे कानून सारे अपराधों की ग्रेविटी और उनको सजा दिलाने के लिए पर्याप्त होते हैं। उसमें ज़रूरत होती है कि नागरिक अवेयरनेस कितनी है, हम अपनी तरफ से कितनी गलतियाँ करते हैं, उसमें जो साक्षी हैं वो अपनी तरफ से कितना जो कानून के तहत जो कार्रवाई कराने में मदद करते हैं और कितना न्यायालय के टाइम अपने आप को याद रख पाते हैं। दो बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि जब आपने देखो कोई भी टेक्नोलॉजी का जो आविष्कार होता है, हम मोटर व्हीकल का ही लें, क्या आपको भी नहीं सोचा होगा कि मोटर व्हीकल इतना कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा परिवहन का साधन है। सबसे ज़्यादा मौतें हमारी मोटर व्हीकल से ही होती हैं, एक्सीडेंट से होती हैं। तो कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी जो टेक्नोलॉजी हम अपने प्रयोग के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपने जीवन को और सहूलियतपूर्ण बनाने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए हम कर रहे हैं, क्या उसका कोई भी गलत दुरुपयोग, क्या उसके लिए हम अपने तरह कोई मानदंड निर्धारित नहीं करते? लापरवाही हमारी तरफ से भी होती हैं। और उसके अलावा कहीं नैतिकता जो समाज में होनी चाहिए उसकी थोड़ा सा कमी है। देखिए, जहाँ पर आपको मोबाइल मिला था, जो बात चल रही है, तो नैतिकता ये बनती है समाज की या लोगों की कि उसमें किसी की प्राइवेसी का आपको उल्लंघन नहीं करना चाहिए था, मोबाइल स्वयं जाकर वापस किया जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। तो जब हम बात करते हैं कि कानून किसके लिए, समाज के लिए बनाए गए, समाज में जब अनुशासन की कमी हो जाती है या छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम अपने नागरिक बोध का भाव भूल जाते हैं और ये नहीं समझते कि सिर्फ ये एक वीडियो नहीं बल्कि किसी के मान सम्मान और जीवन से जुड़ा प्रश्न है। चौहान साहब, हमारा सवाल आपसे यही है कि बिल्कुल ये एक जागरूकता लाने की बात है कि अगर जागरूक हो जाए इंसान तो हमें लगता है सारा अपराध ही पूरे हिंदुस्तान में खत्म हो जाएगा। वो जागरूक नहीं थे, उनको मोबाइल मिला, उन्होंने उससे चिप निकाली, चिप निकाल करके उन्होंने उसको पूरा कॉपी कर लिया और वापस उसको मोबाइल लौटा भी दिया। अब उन्होंने इस तरह से वायरल किया, तो वायरल इसलिए किया कि उनको भय नहीं था कानून का। और यह सख्त, जब एक अगर नकली मावा बनाने पे, नकली दूध बेचने पे अगर कानून बन सकता है आजन्म कारावास का, तो ये तो पूरे समाज में उसने एक तरह से उसको समाप्त कर दिया था। वो मुंह दिखाने लायक नहीं थे कहीं। नहीं, बात बिल्कुल सही है आपकी। कानून अपने हिसाब से जो है, अगर हम लोग समय रहते उसमें तत्काल तत्परता से कार्रवाई करें, उसमें साक्ष्य दें, तो हर नए कानून में सजा होती है और लोगों में उसका भय भी बनता है। परंतु इसमें जो मैं बोल रहा हूँ नागरिक बोध वाला, वो बहुत चीज़ें हैं कि हम किन चीज़ों को करें, किन चीज़ों को ना करें, उससे हम अपना जो न्याय का या जो कहना चाहिए कि सजाओं का स्तर हम बढ़ा सकते हैं। जी, मतलब सजा ये जैसे हमने आपको बताया भी, आपको तो खैर क्या बताएंगे, 3 साल या 3 साल और 5 लाख का जुर्माना, ये क्या पर्याप्त है? हमारा सवाल यही है चौहान साहब। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब कानून बनते हैं तो तब की परिस्थितियां और जब बाद में जो उनमें कुछ सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। आजकल जो नया नियम है उसके तहत आप 7 साल तक के जो सजा के अपराध हैं उनमें गिरफ्तार करना बहुत जरूरी नहीं है।
आप भी ये चीज जानते हैं। तो ये जब ये इन सब चीजों को दायरे में लेकर हमको सोचना पड़ेगा और उसी के तहत हम लोग जो उनकी गिरफ्तारी करते हैं या उनको हम लोग विवेचना करते हैं। और पुलिस का काम महत्वपूर्ण ये है कि वो विवेचना करे और कोर्ट में प्रस्तुत कर दे। बाकी साक्षी अपना काम पूरा करते हैं। साक्षी जब वहां पर गवाही देते हैं तो वो सजा के काबिल उनको पाते हैं न्यायालय, तो उनको बिल्कुल सजा दी जाती है। बिल्कुल सही बात है चौहान साहब, हम आपके पास फिर आएंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे साक्षी गवाही। जो वायरल ये साइबर क्राइम ऐसा है जिसमें सीधे सीधे वो आपके पास प्रूफ है, ये चीजें जिन्होंने वायरल की है उनके पास से ये प्रूफ हुआ है। हम आपके पास फिर आएंगे, जानना चाहेंगे कि किस तरह से साक्षी यहाँ बनाए जाते हैं। हमारे पास साइबर एक्सपर्ट चतुर्वेदी साहब हैं। चतुर्वेदी जी, ये ऐसा भी सुनने में आता है कि अगर उसको डिलीट कर देते हैं, कंप्यूटर से डिलीट कर देते हैं, मोबाइल से डिलीट कर देते हैं, उसके बाद भी वो रिसाइकल होकर के वो लोग कुछ ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जो वो निकाल लेते हैं। जी, इसके लिए कुछ फोरेंसिक टूल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू जो डेटा डिलीट हो जाता है कभी हार्ड डिस्क से या फिर मेमोरी कार्ड से या सेल फोन की मेमोरी से, उसको फोरेंसिक टूल्स की हेल्प से रिकवर किया जा सकता है। लेकिन वो फोरेंसिक टूल जो कि केवल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए बनाए गए हैं और वो एक लीगल प्रोविजंस के तहत यूज करने के लिए बनाए गए हैं, उसको एक नॉर्मल पर्सन या एक आम आदमी यूज नहीं कर सकता है। एक मैं और स्टेटमेंट आपको बोलना चाहूंगा, अभी कुछ टाइम पहले आपने दिखाया था कि केवल 3 साल की सजा है इसके लिए और वो बेलेबल है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, जमानती है वो। तो इसी सेक्शन 67 में प्रोविजन और भी आगे दिया हुआ है कि अगर दोबारा कोई इसी अपराध को रिपीट करता है तो उसके लिए फिर 5 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना है। और अगर आईटी एक्ट में हम जमानत की बात करते हैं, जमानत हो जाती है उसकी वजह से। नहीं सर, अगर आईटी एक्ट में जमानत की बात करें तो केवल 3 साल के जो पनिशेबल ऑफेंस हैं केवल उसी में जमानत है। अगर 3 साल से ज्यादा की सजा किसी अपराध में दी गई है तो फिर वो कोर्ट से ही अवेलेबल है, वो फिर आपका थाने से अवेलेबल नहीं है। जी। सेकंड, आपने जो मोबाइल का दिखाया कि मोबाइल से संबंधित आईटी एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है, तो मोबाइल एक्चुअली एक्ट जो होता है बहुत वाइड है। एक्ट में कंप्यूटर की डेफिनेशन में दिया हुआ है, if there is any device, any electronic device which has the capability of processing input output facilities and memory unit and display unit, उससे हम कंप्यूटर बोलते हैं। तो अगर हम मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल में भी इनपुट यूनिट है, इनपुट आउटपुट कैपेबिलिटी है, प्रोसेसिंग करता है, डिस्प्ले यूनिट है, तो मोबाइल भी एक कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं आईटी एक्ट की कि कंप्यूटर से उसमें भी अगर किसी कोई अगर मेमोरी है उसको डिलीट कर देते हैं तो उसको भी रिकवर कर सकते हैं। बिल्कुल उसमें फोरेंसिक टूल्स जो फोरेंसिक लैब्स बनाई गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, वो अंडर सेक्शन 79A प्रोविजंस उसमें भी दिए हुए इलेक्ट्रॉनिक एग्जामिनर के, वो लोग उसको एग्जामिन करते हैं और उन्हीं की रिपोर्ट ही कोर्ट में वैलिड मानी जाती है। अगर हम साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के पार्ट की बात करते हैं, जैसा कि आपने अवेयरनेस का बताया कि लोग इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, लोग इस पे कैसे अवेयर हो सकते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रोविजंस निकाल चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री के थ्रू 2012 में एक नोटिफिकेशन निकला था जिसमें साइबर क्राइम पे अवेयरनेस करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को और होम मिनिस्ट्री को सेमिनार आयोजित करने के लिए नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी को भेजा गया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की, तो अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में केवल एक साइबर थाना जो भोपाल में है उसका जुडिक्शन ऑल ओवर एमपी कवर करता है। इसमें लोग जो विक्टिम रहता है वो बहुत परेशान हो जाता है कभी कभी। मान लीजिए उसने ग्वालियर संभाग से कंप्लेंट कर दी भोपाल में, अब जब उसका ट्रायल चलेगा कोर्ट का तो जो भोपाल पुलिस है वो कंप्लीट जो चालान है वो जुडिक्शन का भोपाल कोर्ट में कर देती है। अब जो विक्टिम है वो उसको भी बार बार ग्वालियर से भोपाल आना पड़ेगा और जो डिफेंडेंट है वो तो सॉरी जो ऑफेंडर है वो तो ऑलरेडी आएगा ही। तो इसमें एक ये प्रॉब्लम है कि एमपी में केवल एक ही साइबर थाना है, तो इसकी जगह मतलब यहाँ ये हुआ कि एक्यूज से ज्यादा विक्टिम परेशान हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर उसने कहीं किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अगर कंप्लेंट की है तो उस डिस्ट्रिक्ट से उसको उसकी जो हियरिंग चलेगी, ट्रायल चलेगा, वो भोपाल में चलेगा अगर उसने भोपाल में कंप्लेंट कर दी। क्योंकि भोपाल के साइबर थाने का जो जुडिक्शन है ऑल ओवर एमपी है, तो कहीं से भी कोई भी पर्सन उसमें कंप्लेंट कर सकता है। ये प्रोविजन एक्सेप्ट होती है कंप्लेंट्स वगैरह। ऐसे कुछ केस भी हमारे पास आए हुए हैं जिसमें कि बंदे जो विक्टिम है वो बार बार परेशान होता है, भोपाल तक आना पड़ता है उसको। जी यहाँ एक और मैं आपके पास फिर आऊंगा, हमारे साथ समाजशास्त्री तिवारी जी। हम चतुर्वेदी जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि कई बातें ऐसे आती हैं कि फेसबुक हैक कर लिया, किस तरह से हैक करते हैं, और जब तक वो हैक हुआ उसने कुछ भी उसमें डाल दिया तो आम आदमियों को नहीं मालूम कि किसी ने हैक करके डाला है या नहीं डाला है। तो इसमें तो उसकी पूरी समाज में मान लीजिए उसने लिख दिया मैं अपराधी हूँ, मैं वगैरह कई तरह की चीजें अपने फेसबुक में अगर हम लिख रहे हैं तो
हैक करके किसी ने लिखा है उस जगह पे, तो लोग यही समझे मैं खुद लिख रहा हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है। इस पे किस तरह की और सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये 3 साल मुझे नहीं लगता है कि काफी है, और उसमें भी अगर वो थाने से ही उसकी जमानत हो जाती है और वो बाहर आ जाता है, तो इस तरह के अपराध करता ही रहेंगे लोग जब तक नहीं डरेंगे, तब तक ये अपराध इसी तरह से बढ़ता रह जाएगा। तिवारी जी, ये जो जिस तरह से बात की जा रही है, हमारे चौहान साहब ने कहा, हमारे चतुर्वेदी जी ने कहा कि समाज को जागरूक होना चाहिए, तो समाज अगर जागरूक हो जाएगा तो शायद इस तरह के अपराध ही नहीं होंगे। लोक लाज के कारण लोग ज्यादातर, आपको भी लगता होगा कि 80-85% ऐसे केस हैं जो पुलिस तक जाते ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, समाज जो जुड़ा हुआ है वो संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और जो विज्ञान ने जो प्रगति की हुई है उससे हम कहीं ना कहीं मानसिक तौर से सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, और उसका ही एक नतीजा है। देखिए, विज्ञान ने तो आपने देखा हो बहुत सारे आविष्कार किए हैं, लेकिन उनका उपयोग कैसे करना है, देवास की जो घटना घटी है ये उसका एक अच्छा उदाहरण कहें या बुरा उदाहरण कहें। समाज के अंदर हमारी आज भी जो एक धारणा है लोक और लाज की, आदमी लोक और लाज के ही कारण जीता है, उसी के कारण वो मरता है। जो ये घटना घटी है शायद ये इसी का ही एक दुष्परिणाम समझ लें या परिणाम समझें आप। यहाँ सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, मोबाइल तो हमने ले लिया, टेक्नोलॉजी हमने ले ली है, फेसबुक पर हम बात करने लगे हैं, यहाँ कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ हमको ये देखना पड़ेगा किस चीज का हमको, किस बात को शेयर करना है और किस बात को शेयर नहीं करना है। यहाँ ये बहुत जरूरी। आपने देखा होगा कई बार, जैसे वीडियो का आपने बताया, कुछ लोग अपने मोबाइल में रखते हैं, ये ठीक है, यदि आपने रखा है तो उसका कोई पासवर्ड हो, उसको आप लॉक करके रखें, उसको सुरक्षित रखें यदि बहुत ही आवश्यक है। यदि नहीं, अगर उसको पासवर्ड तक ज्ञान होता, आजकल आम लोगों तक नहीं होता, मोबाइल बिल्कुल बिल्कुल सही तो कहा। वो शायद इस तरह के कोई नहीं, बिल्कुल अपने प्राइवेट जो रिकॉर्ड है वो रखने का प्रयास ही नहीं करता। नहीं, वैसे ये तो बिल्कुल सत्य है कि इस तरह की चीजों को अपने मोबाइल में नहीं रखना चाहिए। इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें, हमको क्या रखना है क्या नहीं रखना है। ये एक समाज लोक लाज का, यहाँ वही मैं आपसे बात बता रहा हूँ, यहाँ बात आती है कभी भी मोबाइल गुम हो सकता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, मोबाइल के अलावा आप फेसबुक पर भी देखते हैं, आज मैं यहाँ पर हूँ, कल यहाँ पर हूँ, अब मैं सोने जा रहा हूँ, अब मैं जाग रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर हूँ। इस तरह की जब आप चीजों को शेयर करते हैं और जब इनके अकाउंट हैक होते हैं, जैसा आपने बताया, उसमें हैक होने पर वो क्या करता है, पूरी की पूरी जानकारी अपनी तरफ से आपके अकाउंट पर पोस्ट करना शुरू कर देता है। जब ये पता चलता है कि इस चीज को तो मैंने करा ही नहीं, तब उसको बड़ा धक्का लगता है, ये कहां से होगा। तिवारी जी माफ करिएगा, थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा। हमारे एक दर्शक अपना सवाल करना चाह रहे हैं, सिलवानी से संतोष जी। संतोष जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें और साथ में बताएं हमारे किस अतिथि से आप अपना सवाल करना चाह रहे हैं, किस एक्सपर्ट से सवाल करना चाह रहे हैं। संतोष जी, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल करिए तो हमें सुनाई पड़ेगा। ओके, त्रिपाठी जी नमस्कार। जी जी, सवाल करें। आप सुन रहे हैं मेरे को? जी। ये हैरत होगी आपको सुनकर मेरी बात को। जी हाँ, आपकी बात सुन रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। भारत सरकार सैनिकों की विधवाओं को मिलने वाली पेंशन पे टैक्स वसूलती है, ऐसा क्यों? जो जवान शहीद होता है देश के लिए, जी, जो देश के लिए जवान शहीद होता है उनकी विधवाओं से टैक्स वसूला जाता है, ऐसा कौन आप उठाएंगे या राजनेता उठाएंगे हमारे इस चीज के लिए? चलिए, निश्चित तौर पे संतोष जी, हम इस मुद्दे को आपने इसमें उठाया है तो अपने आप उठ गया है। ये आपका सवाल हमारे इस विषय से नहीं जुड़ा है, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन आपने इस न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से उठाया। जितने भी दर्शक देख रहे होंगे, नेता देख रहे होंगे, उनके पास तक की आपकी आवाज पहुंच गई होगी। जी तिवारी जी, आप अपना जवाब पूरा करें। हाँ, मैं जो आपको बता रहा हूँ, इन चीजों को जब हम शेयर करते हैं या मोबाइल में रखते हैं या ट्विटर पे बात करते हैं या फेसबुक पे बात करते हैं, हमको कहीं ना कहीं अपनी सीमा खींचना होगी। सीमा इस बात की खींचना होगी क्या शेयर किया जाए और क्या शेयर न किया जाए। जब निजी जिंदगी की बात आती है, निजी तब तक है जब तक कि आपने उस चीज को अपने पास रखा है, तब तक वो निजी है। और जैसे ही आपने शेयर करना या कहीं ऐसा रखा, तिवारी जी रोकेंगे, यहाँ बात वही है कि अपने तक रखना है निजी जिंदगी की बातों को। यहाँ उन्होंने अपने तक ही रखा था। हम और भी कई उदाहरण है, हम आपसे पूछेंगे, बात करेंगे। वो उनसे गुम गया था और गुमने के बाद वापस मिल गया था।
उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इसमें से कॉपी कर ली गई है। ये मुद्दा दूसरा है। हमारे साथ एक और दर्शक है दमोह से, प्रदीप जी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। सर, साइबर क्राइम के लिए जिम्मेदार है लोगों में मोबाइल फंक्शन की जानकारी नहीं होना, और दूसरे नंबर पर ये फेक आईडी द्वारा ये अश्लीलता, धार्मिक उन्माद फैलाना। तो जब सरकार मोबाइल में जब टैक्स लेती है और कंपनियों के रिचार्ज पर टैक्स लेती है, तब सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं होती कि अलग से एक विभाग बनाए कि लोगों को फंक्शन के बारे में जागरूक करे, और दूसरे नंबर पर ये अश्लीलता और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले या व्यक्तिगत झूठे आरोप लगाने वाले लोगों पर मॉनिटरिंग करे, समय रहते और इनको डिलीट कर दें। बिल्कुल आपने सही सवाल किया। हमारे साथ चौहान साहब हैं, एडिशनल एसपी हैं क्राइम ब्रांच के, हम उन्हीं से इसका उत्तर लेते हैं। चौहान साहब, हमारे एक दर्शक आपसे उत्तर ये जानना चाह रहे हैं, आपने सुना होगा। बिल्कुल सही बोला। सारे डिपार्टमेंट से सरकार सारे अवेयरनेस कार्यक्रम चलाती। ये जो कार्यक्रम जो कि हमारे न्यूज एक्सप्रेस की तरफ से चलाया जा रहा है, ये मान के चलिए आपके सब लोगों में इस बात की अवेयरनेस जगाने के लिए, जागरूकता जगाने के लिए है कि इस तरह के घटनाओं से हमें क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, हमें क्या सावधानी रखनी पड़ती है। इसलिए 4 एक्सपर्ट बुलाए गए। इसी तरह आप अगर मोबाइल की जब खरीदते टाइम उनमें सावधानी पड़ेंगे, सारे फंक्शन उसमें दिए गए होते हैं। तो और दूसरे इसके अलावा आप जब दिक्कत में हो तो आप इन चीज़ों के लिए आप जिस तरह की मदद चाहें ले सकते हैं। आपकी एफआईआर दर्ज हो सकती है, लोकल थाने में भी हो सकती है, और आपको लगता है स्थानीय थाना इस बात के लिए एक्सपर्ट नहीं है तो आप जिले की क्राइम ब्रांच जा सकते हैं। आपको लगता है और बड़ा मामला ऐसा है जहाँ पे कि बहुत ही तकनीकी संसाधनों की या फॉरेंसिक एनालिसिस की जरूरत है, तो आप इस साइबर स्टेट थाने में भी जा सकते हैं। ये मान के चलिए कि इस तरह कार्यक्रम एक अवेयरनेस बढ़ाने का तरीका है। जी, अग्निहोत्री जी, आपने हमारे चौहान साहब के भी सुना, हमारे चतुर्वेदी जी जिस तरह से इसकी पूरी व्याख्या की, जिस डिटेल के साथ उन्होंने बताया, मुझे लगता है दर्शकों तक पहुंचा होगा। हमारे समाज शास्त्री जी ने भी बताया। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे में कि जो अभिशाप है या वरदान? त्रिपाठी जी, किसी भी नई क्रांति को, इस समय संचार क्रांति का दौर चला हुआ, किसी भी नई क्रांति को यदि दायरे में रखा जाए, सोच समझ करके उसका उपयोग किया जाए, तो वो वरदान के रूप में सामने आती है। लेकिन उसको यदि बिना सोचे समझे और गैर जिम्मेदारा तरीके से यदि कोई यूज करेगा, कोई उपयोग करेगा, तो वो फिर आपके लिए अभिशाप साबित होती है। देखिए, ये जो घटना थी, ये एक अलग प्रकार की घटना थी सोनगांव की, क्योंकि उनका मोबाइल गुम गया था और उसके बाद ये हुआ। लेकिन ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें लोग मोबाइल हैक कर लेते हैं, आपका कंप्यूटर से आपका ईमेल अकाउंट हैक कर लेते हैं और उस पर ईमेल की बाढ़ डाल देते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं, उसके अलावा साइबर क्राइम का क्षेत्र, चौहान साहब जानते होंगे, काफी व्यापक है, बहुत ज्यादा व्यापक है। और जिस तरह से उनके रोकथाम की व्यवस्था सरकार ने की हुई है, मुझे लगता है वो बड़ी अपर्याप्त सी है। और उनको साइबर क्राइम के बारे में ज्यादा ध्यान देते हुए और ज्यादा थाने और ज्यादा अपने कर्मी जो है उसमें लगाना चाहिए, ताकि ये इस पे कोई रोक लग सके, कोई चेक हो, किसी प्रकार की सजा। आपने कहा सजा बहुत कम है, सजा को भी बढ़ाया जाना चाहिए। और ये आवाज जरूर आपकी दिल्ली तक कानून बनाने वालों तक पहुंचेगी कि कम से कम इस कानून को सख्त किया जाए, और जो जमानत हो जाती है या फिर जुर्माने की सजा, उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए जो साइबर क्राइम करते थे बड़ी। और थाने से जमानत नहीं होनी चाहिए। अभी हम चूंकि गृह मंत्री जी से बड़ा मुख्यमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी ने कहा सख्त से सख्त उनको सजा मिलेगी। सख्त से सख्त सजा यानी 3 साल मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो कानूनी नहीं दे सकते। हमारे साथ एक दतिया से दर्शक है बलराम जी। बलराम जी, अपना सवाल करें। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? तो लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया, कट गया है। तो चतुर्वेदी जी, एक बार हम फिर से आपसे जानेंगे, अभी चौहान साहब के पास भी आएंगे। अभी तक मैंने जो आंकड़े जुटाए हैं उसमें अभी तक साइबर क्राइम के मामले में कुल 5 लोगों को सजा हुई है, और ऐसी घटनाएं रोज होती हैं, निरंतर होती। भोपाल में ही ऐसे आपने कई बार सुना होगा कि उसका फेसबुक हैक कर लिया, उसके मोबाइल में गलत मैसेज चला गया, उसने अश्लील मैसेज भेज दिया, कहीं कोई सजा नहीं। देखिए, इसके लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का, पुलिस का महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि जब एक अपराध होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जो एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है, वो कम्प्लीटली आईटी एक्ट में और एविडेंस एक्ट में डिफाइन किया गया है। क्योंकि साइबर क्राइम के केस में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत ही इजीली मॉडिफाइड हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, और अगर उनको प्रॉपर मैनर में कलेक्ट नहीं किया गया तो वो चैलेंज हो जाते हैं कोर्ट में, और कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करती।
जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी अवेलेबल है। स्पेशल सेक्शंस एविडेंस एक्ट में सेक्शन 65 और 65B दिया हुआ है। IT एक्ट में 79A दिया हुआ है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आप कलेक्ट करते हो उसको कोर्ट में पेश करने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक एग्जामिनर की हेल्प लेनी चाहिए। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ में आपको एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक जो जिस कंप्यूटर सिस्टम से उसको कलेक्ट किया गया है उस कंप्यूटर सिस्टम का जो रिस्पॉन्सिबल जो ऑथराइज्ड यूजर था उसके प्रॉपर सेटिंग के सामने या उसके फ्रंट पे ही हुआ है, उसकी परमिशन से हुआ है, तभी वो कोर्ट में पेश होता है। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल देखता मतलब ये अगर अपराधी पकड़ा भी गया है तो उसमें भी कम से कम 100 लकुने हैं ऐसे जिससे वो बच सकता है। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ इसका। जैसे कि सर भी बैठे हुए हैं, जैसे एक केस आया जिसमें कि एक कॉल डिटेल रिपोर्ट यूज हुई है अपराधी को अपराधी साबित करने के लिए। वो जो कॉल डिटेल रिपोर्ट है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड है, वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वो किसी सर्वर पे अपलोड है, स्टोर है। वहां से उसको सबसे पहले उस कंपनी का नोडल ऑफिसर डाउनलोड करता है, जो किसकी रिक्वेस्ट पे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में जो एक डेजिग्नेटेड जो एक अथॉरिटी है उसकी रिक्वेस्ट पे वहां से वो डाउनलोड करता है। डाउनलोड करने के बाद वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को सप्लाई करता है। अब अगर हम बात करते हैं लॉ की, तो लॉ में ये लिखा हुआ है कि जब वो उस पर्सन ने उसको डाउनलोड किया तो उस पर्सन का मतलब नोडल ऑफिसर का एक सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ में, तब वो कोर्ट में मान्य होगा। पहला प्रोसीजर है। सेकंड, जब वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ट्रांसफर करता है पुलिस को तो उसको बाय यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर करना पड़ेगा। अभी तक अगर मैंने ज्यादा से ज्यादा केस हैंडल किए हुए हैं, स्टडी किए हुए हैं, एनालिसिस किया हुआ है, काफी क्लाइंट भी मेरे साइबर क्राइम के हैं, किसी भी केस में मैंने आज तक कभी डिजिटल सिग्नेचर का यूज नहीं देखा है। तो अगर हम अब जब कोर्ट के पास सामने मैटर जाता है तो कोर्ट के सामने जो लॉयर्स होते हैं वो क्वेश्चन खड़ा करते हैं कि ये प्रोविजन है, इस प्रोविजन को फॉलो नहीं किया गया ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस कलेक्शन, तो ये एविडेंस कोर्ट में मान्य नहीं होगा। जिसका स्पष्ट दिख रहा हो, क्लियर। अगर सर आप एक वीडियो भी दिखा देंगे कि इस वीडियो में ये चीज दिख रही है और वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, अगर उसमें एक सेक्शन 65B के अंतर्गत सर्टिफिकेट नहीं लगा है या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जिसको बाय यूजिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क मतलब इंटरनेट की सहायता से उसको एक एंड से दूसरे एंड पे भेजा गया है, तो अगर उसमें डिजिटल सिग्नेचर नहीं लगा हुआ है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। जिसका सपोर्ट काफी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स ने भी किया है और हाई कोर्ट की रूलिंग भी जबलपुर हाई कोर्ट की निकल चुकी है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो उसमें सेक्शन 65B का एक सब सेक्शन 4 में सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। अगर वो बाय यूजिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क ट्रांसफर हुआ है तो उसमें उस पर्सन का डिजिटल सिग्नेचर लगेगा जिसने सर्वर से कॉल डिटेल को डाउनलोड किया है, मतलब नोडल ऑफिसर का। फिर वो जाएगी पुलिस के पास, पुलिस अथॉरिटी जो भी वहां पे ऑफिसर रहेंगे उनके साइन से वो कोर्ट में जाएगी। पर चूंकि ये प्रोसीजर फॉलो नहीं हो पाता है, इस कारण कभी कभी अपराधी छूट जाते हैं। तो कभी कभी ऐसे में तो हमें लगता है क्या 100 में से 100 अपराधी छूट जाते हैं। जो हम आपके पास फिर आएंगे चतुर्वेदी जी और ये जानेंगे सेक्शन 65B क्या है जो जनता जानना चाहेगी आपके माध्यम से। तिवारी जी, एक मामला आया, ये तो एक सामने प्रकरण हुआ है जिसमें लोक लाज के डर से उन्होंने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली, पति पत्नी दोनों ने। ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं। कभी ने सुना होगा ताजा मामला इंदौर के पास एक पिकनिक स्पॉट है, वहां अपराधियों ने स्वीकार किया कि 45 लड़कियों के साथ उन्होंने अश्लील हरकतें की, बलात्कार किया और उनके वीडियो बना लेते थे, जिसके कारण वो लड़कियां दूसरी जगह पुलिस में रिपोर्ट करने भी नहीं पहुंचती थी, महिलाएं होती। वहां के सरपंच ने ये बयान दिया कि कई बार ऐसा हुआ है कि उन लड़कियों को उनको कपड़ा देना पड़ा है जिसके कारण वो शहर अपने घर तक पहुंच सके। इसको क्या कहेंगे? सामाजिक विकृति कितनी ज्यादा हो गई है, मानसिक विकृति है एक तरह से। हाँ, ये मानसिक विकृति का उदाहरण है। आप देख रहे हैं इस तरह की जो चीजें नेट के ऊपर। तिवारी थोड़ा सा आपको रोके, हमारे साथ दतिया से बलराम है जो पहले भी उन्होंने फोन किया था, शायद किसी कारण फोन कट गया था। बलराम जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अपना सोशल मीडिया है, प्रत्येक सिक्के के दो पहलू तो होते हैं, अभिशाप भी होता है, वरदान भी होता है जी। लेकिन मैं यदि अपने ये समझ लें कि इसके अपने को सदुपयोग ही देखना है या दुरुपयोग भी देखना है, अब इस तरह से तो हाँ, ये भी अभी आप लोग त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि इसमें सजा का प्रावधान कम है, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें सजा का प्रावधान बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आपने चतुर्वेदी जी को भी सुना होगा कितनी ज्यादा अड़चने हैं उस अपराधी को अपराधी सिद्ध करने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है।
मैं इस क्वेश्चन का एक आंसर देना चाह रहा था। सर जी एक निवेदन सुने। हाँ, अपना सवाल करें हमारे मैं ये कहना चाह रहा हूँ सोशल मीडिया से अपनी केवल कुछ हद तक जैसे कोई कई लूट केसेस भी मतलब ट्रेस हुए हैं, मैं मतलब पुलिस विभाग से संबंध रखता हूँ जी, तो इसके लाभ भी हैं। जैसे कोई मोबाइल लुटेरे लूट लेते हैं तो EMI नंबर से अपन उनको ट्रेस कर सकते हैं, तो इसके लाभ भी हैं, लेकिन कुछ जो हानियां हैं उसके लिए अपन प्रयासरत अपन को होना चाहिए। बिल्कुल सही आपने बलराम जी, आपने सवाल भी किया, सुझाव भी दिया, अच्छी बात है। हमारे चतुर्वेदी जी इसका उत्तर देना चाह रहे हैं, संक्षेप में चतुर्वेदी जी हम जानेंगे इनका उत्तर। जी, अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया का सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी, जैसा कि इन्होंने कहा। लेकिन अगर हम इसके लिए जो प्रॉपर रूल्स बनाए गए हैं, जो IT एक्ट में इसके रूल्स प्रोविजन दिए गए हैं, अगर उसका फॉलो या उसका इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में प्रॉपर होता है तो उस सोशल मीडिया से किसी को ज्यादा खतरा नहीं होगा। जैसे कि अगर किसी का एक ऑब्सीन वीडियो अपलोड कर दिया गया, उसकी फेक ID बना दी गई, उसका कुछ उससे रिलेटेड कंटेंट वेबसाइट पे डाल दिया गया, फेसबुक पे डाल दिया गया, इसके लिए IT एक्ट में प्रोविजंस इंटरमीडिएरी रूल्स के तौर पे दिए गए हैं, जिसमें क्लियर प्रोविजन है अगर आपके संबंधित कोई भी कंटेंट इंटरनेट पे डला हुआ है, आप उस वेबसाइट को उस इंटरमीडिएरी का मतलब सर्विस प्रोवाइडर जो आपको ये सर्विस दे रहा है, कॉल कर सकते हैं कि ये जो कंटेंट है ये मुझसे संबंधित है और इसको इमीडिएटली ब्लॉक किया जाए, जिसका प्रोसीजर कंप्लीटली IT एक्ट में दिया हुआ है। अगर वो आप उसको रिक्वेस्ट कर देते हैं तो विद इन 36 आवर 36 घंटों के अंदर उसको ब्लॉक करने के लिए, पब्लिक एक्सेस से ब्लॉक करने के लिए बाध्य है, अन्यथा उस सर्विस प्रोवाइडर पर एक क्रिमिनल केस फाइल होता है। तो इस टाइप, लेकिन सिर्फ एक पब्लिक को अवेयरनेस चाहिए कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो सबसे पहले हम कंप्लेंट कहाँ करें। तो फर्स्ट तो ये है कि उनको पुलिस के पास ही जाना चाहिए। सेकंड, वो अगर अवेयर हैं तो वो डायरेक्ट उस कंपनी को, जिस कंपनी पे या जिस वेबसाइट पे या जिस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की वो सर्विस ले रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये कंटेंट मुझसे संबंधित है, जिसको 36 घंटों के अंदर ब्लॉक किया जाए, और वो कंटेंट वो ब्लॉक कर देंगे। लेकिन उन 36 घंटे में जो उस व्यक्ति की बदनामी हुई है, लोक लाज में, जो समाज में वो किसी के सामने जाने लायक नहीं रहा, किस किस को सफाई देगा? 36 घंटे बहुत बड़ा होता है, कम से कम 1-8 लाख मैसेज हो सकते हैं। तिवारी जी, ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, समाज को क्या सोचना चाहिए? देखिए, यहाँ पर कई बात आई है, मैं कुछ बात बताना चाहूंगा। हर चीज के उपयोग के साथ दुरुपयोग होता है। ये सवाल एक उदाहरण देख के समझाना चाहूंगा। जिसने भी चाकू का आविष्कार किया, उसने इसलिए किया कि सब्जी या मीट काटने में इसका उपयोग होगा, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि इसका उपयोग मर्डर करने में भी होगा। ठीक इसी तरीके से टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन उसका उपयोग हम कैसे करते हैं, उपयोगकर्ता कौन है, इसके लिए बहुत जरूरी है एक जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। अभियान हमारे एक दर्शक ने भी ये सवाल उठाया था, चौहान साहब ने उत्तर दिया। हाँ, अभियान इस बात का चलाया जाना चाहिए, चाहे उसके कानून के संबंध में है, क्या रखें क्या ना रखें, कैसे उसका, यदि कभी कोई ऐसी वारदात होती है तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। कोशिश तो ये करना चाहिए कि इस तरह की प्राइवेट चीजें बिल्कुल भी अपने मोबाइल पर, अपने फेसबुक पर ना तो प्रसारित करें ना प्रचारित करें। यह एक समाज में बचने का तरीका। जितना तिवारी जी, एक मैं उदाहरण आपको छोटा सा दे दूं, कई साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात है। ये जनरली अज्ञानता के चलते इस तरह लोग अपने प्राइवेट जो मैटर है उसको रखते हैं। तो सुपर क्लास 1 अधिकारी का एक मामला आया था, उनका भी पति पत्नी का मामला था। उन्होंने किसी अपने वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड किया था, उसको बकायदे उन्होंने डिलीट किया था। उसके बाद उसको उन्होंने सुधारने के लिए एक दुकान में भेजा। वहां जो भी एक्सपर्ट था उसने वो चीज उसको निकाल ली और उसको वायरल कर दिया। सुपर क्लास 1 अधिकारी एक राज्य के। तो ये तो अब सुपर क्लास 1 अधिकारी है तो उनको ना पढ़ाने की जरूरत है, ना उनका ज्ञान कम है। उसके बाद उन्होंने डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद वो एक्सपर्ट ने निकाल दिया। देखिए, इसका क्लास से कोई लेना देना नहीं है। सवाल यहाँ आती है बात मानसिकता की। आपकी मानसिकता, आपने पहला प्रश्न किया कि हमारी मानसिकता विकृत हो गई है या समाज में क्या मैसेज हम दे रहे हैं। देखिए, हर चीज की एक क्यूरियोसिटी होना, एक प्रकृति में भगवान ने जो दिया हुआ है हम सबको, बिल्कुल यक्ष की तरह। एक प्रश्न का जवाब मिला नहीं, दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाता है। ठीक इसी तरीके से हर आदमी में कुछ जागरूकताएं होती हैं जानने की, वो जानने की जो चीज पर्दे में छिपी हुई है। तो ये हमको भी देखना होगा। जब जागरूकता एक स्वाभाविक क्रिया है तो यहाँ बहुत, देखिए,
इस तरह के कई सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप अपलोड अपने मोबाइल पर कर रहे हैं, उसको रिकवर किया जा सकता है, भले ही वो जल जाए और डिस्ट्रॉय हो जाए उसके बावजूद भी। जब हमको इतना चीज मालूम है, हमको ये भी चीजें मालूम है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो पढ़े लिखे हैं और जो नहीं मालूम है, जो पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, आज भी ग्रामीण जन ज्यादा मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं और उनको कई बातें क्या है पढ़कर आती हैं, कुछ बातें सीखकर, कुछ बातें सुनकर भी आती हैं। तो उन लोगों ने सीख लिया है इस चीज को हम रिकॉर्डिंग कर लें, इसको हम ये कर लें, इसको यहाँ सुरक्षित रख लें, रख तो लेते हैं, लेकिन उसके आगे की घटनाएं क्या हो सकती हैं जब समाज में घटना घटित होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये पहली घटना घटी है, इसके पूर्व में भी आपने भी बताया कई बार इस तरह की घटनाएं घटी, चाहे पढ़ा लिखा समाज हो या अनपढ़ हो, दोनों में, क्योंकि मोबाइल का उपयोग, इस तकनीक का उपयोग दोनों लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपने अभी जैसा बताया फेसबुक है, ट्विटर है, इस पर भी हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी लिखा रहता है आप उसको क्या सार्वजनिक करना चाहते हैं या सिर्फ प्राइवेट रखना चाहते हैं। प्राइवेट ही जब सार्वजनिक होते हैं तब इस तरह की घटनाएं होती हैं। तिवारी जी, चौहान साहब, एक बात हमने जैसा कि अभी बताया, अभी तक मेरी जो जानकारी है, जो मैंने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, कुल 5 लोगों को इस पे दोषी पाया गया है। तो क्या जैसा चतुर्वेदी जी बता रहे थे कि इतना पेचीदा, एक तो सजा का प्रावधान अगर हो भी गई तो 3 साल, और इसको इतना पेचीदा बना दिया गया है कि अपराधी को लगभग 90 से 95% अपराधी छूट ही जाएंगे। इसको और कड़ा करना चाहिए कानून को कि नहीं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है थोड़ा सा उन सामान्य इन्वेस्टिगेशन से अलग है। कहीं भी अगर हम क्रिमिनल जस्टिस की बात करें तो पुलिस भी एक पहलू होता है, इसमें फरियादी, एविडेंसेस, फिर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट में जो दोनों पक्षों के वकील होते हैं वो, और कानून क्या कहता है, ये 4-5 चीजें बन के ही क्रिमिनल जस्टिस का पूरा पेरीफेरी बनती है। अगर आप सिर्फ ये कहें कि जो इन्वेस्टिगेशन के पहलू भर से पूरा चीजें सजा मिल जाए, उसको फरियादी या एविडेंस को बोलना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, न्यायालय को बताना, दूसरा समय पर बताना पड़ेगा। आपने कहा शर्म वाली बात, कहीं ना कहीं तो सामने आना ही पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे अपराध आपके साथ होते रहेंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो कोर्ट के सामने, पुलिस के सामने आना ही पड़ेगा। एक भय यही दिखाया जाता है ना चौहान साहब, अगर जैसे मैंने एक घटना बताई आपको इंदौर के पास की, वो इसलिए सामने नहीं आए, हो सकता कोई हिम्मत करता, जो वायरल कर देंगे, जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे परिवार में, पूरे उसके समाज में जो बदनामी होगी, वो डर है। ये समस्या है, लेकिन अगर हमको अपराधी को, हमारे को जो उसने जो हमारे ऊपर अपराध किया, हमारे साथ घटना कारित की, उसके लिए हमको आगे आना ही पड़ेगा। इसलिए नहीं कि हमें अकेले को न्याय चाहिए, बल्कि इसके अलावा उस अपराधी की हिम्मत ना बढ़े, किसी और नागरिक के साथ ये अपराध घटित ना कर पाए, इसलिए भी हमको आगे आना पड़ेगा। नहीं तो इस तरह में थोड़ा सा पुलिस को और ज्यादा, जैसा चतुर्वेदी ने कहा कि सिर्फ एक थाना है, यहाँ विक्टिम ज्यादा परेशान हो जाता है एक्यूज से। मैं चतुर्वेदी जी को बता दूं, ऐसा नहीं है, लोकल थाना लेवल पर भी शिकायतें एंटरटेन होती। मेरी क्राइम ब्रांच में सैकड़ों शिकायतें जहां पर हम एंटरटेन करते हैं, साइबर क्राइम के मामले रजिस्टर्ड करते हैं, उनमें चालान लगाते हैं, और आप जो बताते हैं वो सारी सावधानियां हम लोग रखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो साइबर की चीजें हैं, तकनीकी चीजें हैं, ये समय के साथ ही एक्सपर्टीज के साथ ही आएंगे, इस जनता में है। वैसा भी हर पुलिसकर्मी इससे विज्ञ नहीं है, उसको बहुत जानकार नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो इसमें बहुत ज्यादा दखल रखते हैं, करते लोकल थाने करते हैं, बड़े शहरों की जो हर थाने में इसका रजिस्ट्रेशन होता है। ये बात हो रही जहां आपको लगता है बहुत ज्यादा एक्सपर्टी की जरूरत है, आपका कहीं भी जुडिक्शन 4 जगह का बन रहा है, 10 थानों का जुडिक्शन बन रहा है, वहां पर स्टेट लेवल के साइबर सेल हैं, आप कर सकते हैं। कहीं पर भी ये रोक नहीं है कि वह साइबर थाना नहीं है तो वहां साइबर अपराध घटित नहीं हो, उसको घटना पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये आप, मैं सबको अपील है मेरी कि आप हर जगह थाने में कंप्लेंट कर सकते हो। आपके साथ जो घटना हो उसको जितना जल्दी पुलिस के पास पहुंचेंगे, चाहे तो वो आपकी साइट ब्लॉक करनी हो ताकि वो जो आप बता रहे समाज में फैलने से बच सके, दूसरा आरोपी को पकड़ना हो तत्काल वो कर सके, दूसरा आपका एविडेंस जो भी इलेक्ट्रॉनिक उनको सीज करना वो कर सके। इसके बाद की बात आती है कि उसमें जो साइबर फोरेंसिक है या कि उसका एफएसएल से एनालिसिस है, वो बात की बात है, वो उसके लिए एक्सपर्टीज की जरूरत है। तो हम लोग वहां पर साइबर से ये सब चीजें जो कि रिलेटेड डाटा निकलवाना या कि कोई टूटी फूटी जो भी ड्राइव्स हैं उनसे डाटा रिकवर करना, ये सब चीजें हम लोग करते हैं। और इसमें हमारा स्टेट साइबर सेल हम लोगों की मदद करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, इसके लिए उसको स्थापना की गई है।
बिल्कुल सही बात है। हम चतुर्वेदी जी के पास जाएंगे और ये जानेंगे कि 65B क्या है और किस तरह से लोग रिपोर्ट करने पहुंचे, शिकायत करने पहुंचे, जिससे वो अपराधी को सजा दिलवा सके। लेकिन उसके पहले अग्निहोत्री जी, आपने हमारे तीनों अतिथियों को फिर से सुना, अब आपका क्या एक्सपर्ट कमेंट है? त्रिपाठी जी, मुझे लगता है कि सड़कों पे अपन देखते हैं ड्राइव करते समय हाईवेज पे पर्टिकुलरली लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो मुझे लगता है कि संचार क्रांति के गैजेट्स को यूज करते समय यदि आप सावधान रहेंगे तो दुर्घटना आपके साथ नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी जो स्थितियां सामने आ रही हैं, ये जो मोबाइल की जो क्रांति आई है, इससे पेरेंट्स भी परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के कि उनकी पहुंच कहां तक है, ये वो पता लगाना उनके लिए बहुत बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। क्योंकि बच्चे किस मोबाइल में किस तरह का कंटेंट यूज कर रहे हैं, वो कहां जा करके गूगल में क्या चीज सर्च कर रहे हैं, ये एक आज बड़ी चिंता का विषय है अभिभावकों के लिए। तो ये सारी चीजें हैं कि किस तरह सावधानी रखी जाए और किस तरह दुर्घटना से बचा जाए, मुझे लगता है। और एक बात और अभी आपने देखा होगा, अग्निहोत्री जी ने, हम एक बार चतुर्वेदी से भी इसको पूछेंगे, पहले जो इस तरह की फिल्में थी जो जिन पे पाबंदी लगी है, वो फिल्में पहले कहीं इंटरनेट में देखने को नहीं मिलती थी, रेयर कभी कैसा ऐसा होता ब्लॉक रहती थी। अब तो आप कभी भी कैसे भी उनको लोड कर लीजिए, कहीं भी लोड कर लीजिए, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में चला जाता है। कुछ साइट्स को तो गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया है, लेकिन उसके बावजूद पोर्नोग्राफी की इतनी साइट्स हैं, इतनी ढेर साइट्स हैं कि किसी को भी ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पहले पैसा भी देना पड़ता था और कई सारी कठिनाइयां थी। अब तो फ्री में ट्यूब के नाम पर फ्री में बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। एक और जानकारी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं कि यदि आप गूगल में साइन इन हुए हैं, गूगल सर्च में भी यदि आप साइन इन हुए हैं, तो उसके न्यू टैब यदि आप खोल करके जो भी काम करेंगे तो वो जानकारी जो है वो आम हो सकती है। ये सावधानी रखने की जरूरत है कि न्यू टैब आप जब खोले तो गूगल के उससे साइन आउट हो जाए, उसके बाद खोलें। जी बिल्कुल सर। हमारे साथ एक और दर्शक है, भोपाल से ही है, चैतन्य जी। चैतन्य जी, अपना सवाल करें। जी सर, मेरा सवाल एसडी चतुर्वेदी जी से है जी कि ये जो फेसबुक अकाउंट जो हैक हो जाता है जी, तो सर उससे बचने के लिए क्या हमको करना चाहिए कि जिससे हमारा फेसबुक अकाउंट हैक ना हो? जी बिल्कुल चतुर्वेदी साहब, आप तो हमारे दर्शक ने आपसे सवाल किया ही है, हमारा भी आपसे एक पूरा प्रश्न है कि 65B क्या है? पहले मैं दर्शक को आंसर दे देता हूँ। देखिए, आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, लाइक आपका जैसे आपका पासवर्ड, आपका जो आपने एक बैकअप ईमेल आईडी सेलेक्ट की होती है जिसमें आप अपना पासवर्ड रिकवरी कराते हो, या आपने जो अपना मोबाइल नंबर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर रहता है, एक परमानेंट मोबाइल नंबर आपको देना होता है कि अगर बाई चांस आपका पासवर्ड आप मिस कर देते हो तो उससे आपकी पासवर्ड की रिकवरी होती है। ये जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, केवल आपको पासवर्ड सिक्योर नहीं करना है, आपको उस पासवर्ड के साथ साथ में जो इन्फॉर्मेशन आपने अपना अकाउंट बनाते समय दी है उस सभी को सिक्योर रखना पड़ेगा, आपको गोपनीय रखना पड़ेगा। क्योंकि आप खुद आपने जो अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आप फॉरगॉट योर पासवर्ड करके एक नीचे टैब आता है, जब आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप उसको क्लिक करते हैं, देन उसके बाद जो आपने आपका ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया है उस पर आपको रीसेट करने के लिए एक लिंक आती है, एक कोड आता है जिसको डालने के बाद आपका पासवर्ड रीसेट हो जाता है। तो अब इसके दो चांस होते हैं जहां से आपका पासवर्ड लीक होता है। पहला तो जैसे आपने कभी किसी पब्लिक प्लेस पे कंप्यूटर को एक्सेस किया तो उस कंप्यूटर पे हो सकता है कि कीलॉगर नाम के सॉफ्टवेयर डले रहते हैं, या वो कीलॉगर सॉफ्टवेयर आपके जो की स्ट्रोक आप कीबोर्ड पे स्ट्रोक करते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक चांस वहां से कि आपका पासवर्ड लीक हो जाए। सेकंड चांस आपका आता है कि जब आप किसी फ्रेंड के यहाँ गए हों, आप देखेंगे मोस्टली साइबर क्राइम केस में कोई ना कोई परिचित का ही आपके अकाउंट को एक्सेस करता है, क्योंकि उसी को आपसे कोई ना कोई बेनिफिट है। तो अगर आपने अपना मोबाइल किसी को दिया हुआ है, वो 2 मिनट के अंदर आपके फेसबुक अकाउंट पे जाके आई फॉरगॉट माई पासवर्ड पे क्लिक करेगा, उसके पास उसका एक कोड आएगा, वो कोड जैसे ही डालेगा आपका पासवर्ड रीसेट कर सकता है वो केवल 2 मिनट के अंदर। तो अगर आप 2 मिनट के लिए भी अपना मोबाइल किसी को देते हैं तो आपका पासवर्ड वहां से भी लीक हो सकता है। मतलब मोबाइल कभी किसी को देना ही नहीं चाहिए। जिस मोबाइल नंबर को आप अपने इंटरनेट बैंकिंग में यूज करते हैं, आप अपने फेसबुक अकाउंट पे यूज करते हैं, या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे आपका अकाउंट बनाया है, वहां पे उसको रजिस्टर्ड किया है अगर आपने, तो आपको वो मोबाइल किसी को यूज करने नहीं देना। थोड़ा रोकेंगे, एक और दर्शक आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, इंदौर से राहुल। राहुल जी, अपना सवाल करें, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
मैंने आपके चैनल के माध्यम से खबर भी देखी है कि जिस भी मतलब इन दंपति का जो मोबाइल चोरी हुआ था और उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट भी करी। मेरा सवाल सिर्फ एक इतना सा है कि कंपनियां कम से कम कीमतों पे अधिक से अधिक सुविधाएं वाले मोबाइल फोन प्रोवाइड कर रही हैं, तो क्या इसमें इतना स्ट्रांग ट्रैकर नहीं होना था, या इसमें इतना स्ट्रांग ट्रैकर ना हो कि तुरंत 1 से 2 दिन या 3 दिन के अंदर मोबाइल ट्रैक किया जाए और मोबाइल को पकड़ा जाए, ताकि ऐसी घटनाएं आगे घटित ना हो? बिल्कुल सही बात है। इसका भी हम चौहान साहब से उत्तर लेंगे, लेकिन चतुर्वेदी जी से भी इसमें एक्सपर्ट राय जानना चाहेंगे। चतुर्वेदी जी, इसके लिए जो मोबाइल फोन है उसका ऑन होना जरूरी है। अगर वो मोबाइल ऑन नहीं होगा तो वो नेटवर्क में नहीं आएगा और तब तक उसको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ट्रैकर काम नहीं करेगा उस समय। ट्रैकर काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जब वो ऑन होगा, नेटवर्क में आएगा, तभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो आपकी लोकेशन को, आईपी आपके जो लोकेशन टावर लोकेशन जो आती है उसको ट्रेस कर पाएंगे, और जब वो लोकेशन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को देंगे वो लोग उसको ट्रेस कर लेंगे। तो अगर विक्टिम ने उसको ऑन ही नहीं किया है, उसमें सिम कार्ड ही नहीं डाला हुआ है, तो उसको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है पुलिस के लिए। जी, हमारा एक और आपसे सवाल था कि 65B क्या है, संक्षेप में जानना चाहेंगे और जिससे दर्शक उससे अवेयर हो जाए। 65B डिफाइन करता है एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एज अ एविडेंस कोर्ट में यूज करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए, क्या क्या शर्तें हैं, जब वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उसको पास करके निकलेगा तभी कोर्ट में वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो मैं एक उसको जनरल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट उसमें एक कंडीशन दी हुई है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब किसी कंप्यूटर से या सर्वर से कलेक्ट किया जाता है तो उसका जो ऑथराइज यूजर होगा उसके सामने ही उस एविडेंस का कलेक्शन होना जरूरी है। जब वो एविडेंस कलेक्ट हुआ है वो बंदा वहां प्रेजेंट हो, उसका एक सर्टिफिकेट लगा हुआ हो कि ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब निकला है कंप्यूटर से, कंप्यूटर प्रॉपर वे में वर्क कर रहा था, कंप्यूटर शट डाउन नहीं हुआ था, कंप्यूटर में कोई टेक्निकल मिस्टेक नहीं आई थी, और ये मैंने अपने अथॉरिटी में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को या फिर किसी अन्य अथॉरिटी को जिसने उसकी रिक्वायरमेंट की है उसको मैंने दिया हुआ है। प्लस उसका जो एक सील या सिग्नेचर की बात होती है कि उसको ऑथेंटिसिटी कैसे बनेगी उस एविडेंस की, तो उसके दो माध्यम है। अगर आप फिजिकल मोड में किसी को एविडेंस देते हैं प्रिंट आउट निकाल के, तो उसका जो नॉर्मल प्रोसीजर सील साइन का होता है वो अलाउ होगा। अदरवाइज हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे हर एविडेंस के साथ में पॉसिबल हो तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो आई एक्ट में डिफाइन है, जिसमें फिक्स है कि जब वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ लगाया गया होगा तभी वो ऑथेंटिक होगा। अब अगर वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर नहीं है इसका मतलब वो ऑथेंटिक नहीं है, तो अगर उसको लॉयर चैलेंज करेगा तो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। इसी टाइप से अलग अलग प्रोविजंस दिए हुए हैं कि ये कंडीशंस अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फॉलो पास करता है तभी वो कोर्ट में एक्सेप्ट होगा। जी बिल्कुल सही बात है। अब चूंकि हमारे पास समय समाप्त हो रहा, तिवारी जी हम आपसे संक्षेप में टिप्पणी जानना चाहेंगे कि इस तरह की घटनाएं न हो और इस तरह की घटनाओं को आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, एक स्लोगन आता है डर के आगे जीत है। तो पहले तो जो डर से ही ज्यादा क्राइम होते हैं, डराया जाता है हम इसको वायरल कर देंगे, ये कर देंगे, तो पहले ही स्टेप पर यदि बोल्ड स्टेप ले लिया जाए तो ये काफी कुछ रोक सकता है। हिम्मत इस बात की दिखाना होगी उसका विरोध करने की। हम सोचते हैं पहली गलती है शायद दूसरी में सुधर जाएगा, यही से ही गलतियों का सिलसिला होना शुरू होता है। यह हमको हिम्मत दिखाना पड़ेगी। यदि कोई चीज गलत हो रही है तो हम उसका विरोध पुरजोर करें, संबंधित एजेंसी को भी बताएं। ये न सोचें कि क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, बात वही आती है लोक लाज। बाद में भी चीज तो वायरल होती है, जब तब क्या होगा ये भी हमको सोचना चाहिए। बिल्कुल। चौहान साहब, चूंकि समय समाप्त हो रहा है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शक जो हैं वो किस तरह से इन सब चीजों से बचें और किस तरह से, अगर उनको कोई, जैसे तिवारी जी ने कहा है कि डर के आगे जीत है, तो उस डर को कैसे वो समाप्त करें? देखिए, मैं जो चतुर्वेदी जी ने बताया है मैं उसमें एक चीज और ऐड करूंगा। जब भी आप अपना कोई भी सोशल मीडिया का यूज करना चाहते हैं, पहले तय कर लें कि हम किस कारण से क्यों यूज करना चाहते हैं, हम कितना लोगों को दिखना चाहते हैं, कितना लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। इसके अलावा उसकी सिक्योरिटी पहले जान लें कि हम पासवर्ड कैसे सेव करें। हम खोलें तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन रखें जिसमें आपको मोबाइल पर 1 टाइम पासवर्ड आएगा, जिससे आप उस डिवाइस पर, पर्टिकुलर डिवाइस पर एक बार ही खोल पाओगे। आप क्या, हम लोग आलस से बचने के कारण कई जगह पासवर्ड सेव कर लेते हैं। हम पूरे पासवर्ड कई बार एक जगह पूरे मोबाइल में सेव कर लेते हैं, कई बार पड़ जाता है। कई बार हम इतना आलस के कारण दूसरे को पासवर्ड बता देते हैं कि तुम हमारा मोबाइल खोलकर हमको देख लो मेरा मेल कहाँ है। कई बार तो हमारा मेल कोई दूसरा यूज करता है, हम अपना मेल खोलने की फुर्सत नहीं है। मेल फुर्सत नहीं है, मेल यूज करना नहीं आता बहुतों। नहीं, लेकिन खोल जरूरी है क्योंकि हम सोशल स्टेटस के कारण लोगों को दिखाने के लिए
कि हम भी अकाउंट रखते हैं, हम भी सारे मीडिया से, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो हमको कोई पिछड़ा ना समझ लिए, हम सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं और सारों के पासवर्ड ओपन रखते हैं, हम खोलने में झिझक करते हैं, आलस करते हैं। इसके अलावा तीसरी बात है, जब आपके साथ कोई गलत हो रहा हो तो आप कभी भी एनफोर्समेंट एजेंसी की मदद लेने में ना हिचकें। कहीं ना कहीं आपको अच्छी राय मिलेगी, तत्काल आपके साथ जो गलत हो रहा है उसको ब्लॉक किया जा सके और अपराधी को पकड़ा जा सके। ना सिर्फ आपके खिलाफ अपराधी को, बल्कि वो नेक्स्ट टाइम किसी और के साथ उसको बढ़ावा ना मिले, उसको एक प्रोत्साहन ना मिले, दूसरे के साथ एक घटना ना हो, इसलिए भी बहुत आपका तत्काल रिपोर्ट करना जरूरी है। क्या आपके यहाँ ऐसा भी, इस बात पे भी तुरंत संज्ञान लेते हैं कि जैसे मैं आपके पास पहुंचूं और मैं बोलूं कि फला व्यक्ति हमको यहाँ ब्लैक मेल कर रहा है, उसके पास ही क्लिक है? बिल्कुल। बात वहीं आती है कि अगर वहां पुलिस तत्परता दिखाए तो शायद जल्दी हो। तो जनरली ये होता है, जो शिकायतें हम लोग भी आप लोगों से मिलते जुलते रहते हैं कि हमको हम अमुक थाने में गए, संबंधित व्यक्ति हवलदार, कांस्टेबल या टीआई बैठे थे, उन्होंने कहा भाग यहाँ से। ना ये बिल्कुल गलत है। ये देखिए, ये हर जगह की समस्या है। दूसरा, आप कितने अवेयर हैं, आपके लिए यहाँ पे थाने में सिर्फ हेड मोहरे नहीं रहते, थाने पे थाना प्रभारी, सीएसपी, सुपरिटेंडेंट, एसपी, आपको हर जगह पुलिस 24 घंटे खुली, कंट्रोल रूम खुली, हमारे जो नंबर दे रखे हैं, हेल्पलाइन नंबर, शायद कोई एजेंसी नहीं है जो किसी डिपार्टमेंट जो इतने सारे नंबर, इतने सारे एक्सेसिबिलिटी हो, 24 घंटे खुली हो। बस आपको मदद लेने के लिए कहीं ना कहीं अप्रोच करना पड़ेगा। और ये एक एग्जाम्पल के लिए हम सिस्टम को दोषी नहीं ठहरा सकते कि एक के साथ ऐसा हुआ। आप बिल्कुल जाएं, आपकी मदद के लिए एक नहीं, हर स्टेप पे कोई ना कोई अफसर बैठा हो जो मदद करने के लिए। मैं ऐसी हजार मेरे पास जो कंप्लेंट है जिसको मैंने सॉल्व किया है, लोगों को तत्काल मदद की है, तत्काल लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप मदद लें और इसमें एक बार में ना झिझकें। आपको लगता है कहीं मदद लेने में दिक्कत है, आप अगले स्टेप पर जाएं और मदद मांगें। चलते चलते ये भी थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो एक हत्या होती है, एक सामाजिक हत्या होती है, ये जिस तरह की ये हुई है, ऐसे लगता है ढेरों इस तरह के शिकायतें पर्दे के पीछे हैं, वो सामने नहीं आती। तो जो सामूहिक हत्या होती है, क्या ये कानून जो सजा का प्रावधान दिया गया है वो पर्याप्त है? देखिए, हम प्रयत्न में रहते हैं। अगर हमें लगता है हमारी समाज की मांग के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से कानून में बदलाव होगा, तो आपके जनप्रतिनिधि उसमें बदलाव करेंगे और उस बदलाव पे पुलिस और कानून, न्यायालय पूरा अमल करेगा। उम्मीद करते हैं कि अगर ये मांग हमारी तरफ से जा रही है तो हमारे जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं उस पर जरूर ध्यान देंगे और इसमें बदलाव आएगा, ताकि सब लोगों को सहूलियत, सब लोगों को मदद और सब लोग सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो। बिल्कुल अग्निहोत्री जी, हम भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। हत्या और सामाजिक हत्या के बीच में हम जो डिफरेंस होता है उसको भी हम आपसे जानना चाहेंगे। पाठी जी, मुझे लगता है कि जो नए जनरेशन के जो गैजेट्स हैं उनको यूज करने में घबराने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया या आपकी लोकेशन, ये भी शेयर करने में कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया यूज करने में या आपकी लोकेशन शेयर करने में। लेकिन आपको केवल अपनी ये लिमिट पता होना चाहिए कि कौन सी अपनी निजी जिंदगी को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और अपनी किन बातों को आम लोगों तक पहुंचाने से बचना चाहते हैं। यदि ये डिफरेंस करना यदि आपको आ गया, यूजर को आ गया, तो मुझे लगता है कि कोई भी यूजर जो नए गैजेट्स यूज करता है वो कभी परेशान नहीं होगा। इसलिए सावधान रहें और अपने सीमित जरूरत के मुताबिक सोशल मीडिया या नए गैजेट्स को जो है आप यूज करें, तो मेरे ख्याल से सबको लाभ ही होगा इससे। बिल्कुल, हमारा चूंकि समय समाप्त हो रहा है, मुझे लगता है कि इतना गूढ़ विषय है, इतना बृहद है कि इसमें हमको एक सीरीज चलानी पड़ेगी। शायद हमारे अतिथि भी इससे सहमत होंगे कि मुझे सीरीज चलाने। एक बात की जानकारी बस देना चाह रहा था जी कि मध्य प्रदेश में इस पे, मैं लास्ट ईयर से मैं इसके सुनता आ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में भी एक संस्था का मैंने सुना था कि राष्ट्रीय स्तरीय साइबर प्रतिभा खोज का एग्जाम हुआ था, जो बच्चों के लिए की गई थी, जिसमें साइबर अपराध से साइबर लॉ, आईटी एक्ट और साइबर सिक्योरिटी की जानकारी बच्चों को देने के लिए एक प्रयास किया गया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जागरूकता, तो अगर हम सबसे पहले आधार जो बच्चे हैं वहां से साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम की जानकारी देना शुरू करते हैं, मतलब स्कूल शिक्षा में, तो इसका ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि युवा ही सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। और इसका पिछले साल में एक संस्था ने शुरुआत भी किया था, मैंने न्यूज वगैरह में देखा था, जिसको राष्ट्रीय स्तरीय साइबर प्रतिभा खोज के नाम से 7वीं से 12वीं के बच्चों के लिए किया गया था। बिल्कुल सही बता रहे हैं। मैं करीब पिछले साल में करीब 1.5 दर्जन कॉलेज स्कूल में जा चुका हूं, जहां पे 1000 से 1500 की संख्या में इन बच्चों को बचने के लिए, अगर वो घटना घटित होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए करीब मान के चलिए कि करीब 20,000 से ऊपर छात्र छात्राओं को मैं प्रशिक्षण कॉलेज में जाकर दे चुका हूं।
अगर हमें आमंत्रण प्राप्त होते हैं, हमें लोगों की तरफ से डिमांड प्राप्त है, बिल्कुल हम तैयार हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमारा चूंकि समय समाप्त हो रहा है, हम आप लोगों से वादा करते हैं, अपने दर्शकों से वादा करते हैं कि हम एक बार फिर इस प्रोग्राम को कुछ दिनों बाद दिखाएंगे और आप सीधे सवाल करिए हमारे अतिथि से, हम आपके बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अग्निहोत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे आपने विशेष टिप्पणी की। चौहान साहब, आपने समय निकाल करके हमारे दर्शकों को जो बताया, आपका बहुत बहुत